बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल की सियासत के साथ। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तरफ से बुलाए गए कैबिनेट की विशेष बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में LIC एजेंट की गिरफ्तारी के बाद एकदम बुलाई गई। समूचे मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और कहा है कि सरकार स्थिर है और पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। साथ ही इस बैठक में तय हुआ है कि आगामी मॉनसून सत्र में 6 बैठकें होंगी और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस तरह से LIC एजेंट की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार जो है विरोधी सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई और उसके बाद से किस तरह से कांग्रेस इसे कंट्रोल करेगी इस पर मंथन किया गया और इस बैठक में यही सामने आया है कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से मुख्यमंत्री के साथ खड़ी नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोहित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या कुछ खास हुआ बैठक में? बिल्कुल, देखिए ये एक विशेष बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में यही था कि 1 लाइन जो है प्रस्ताव एक तैयार किया गया है कि तमाम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में वो सरकार के साथ हैं और तमाम जो तंत्र है वो सरकार के साथ है, यानी कांग्रेस पार्टी पूरी ही सरकार के साथ है और मजबूती यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई और एकजुटता दिखाई गई एक प्रस्ताव के जरिए कि अगर बीजेपी जो है वो इस तरह के आरोप लगा रही है। और एक और बात है मोनिका, इसमें जिस तरह से लगातार जो है इस जो मामला सामने आया है, गिरफ्तारी हुई है, पहली गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले की जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रहा है, इसमें उसके बाद जो है बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का इस्तीफा मांग रही है, तो उसे भी खारिज कर दिया गया है। इसके लिए भी इसे भी प्रस्ताव में शामिल किया है। सरकार ने या मंत्रियों ने CM के इस्तीफे की जो मांग है उसे खारिज कर दिया है इस कैबिनेट में और ये दिखाया गया है कि कुछ भी हो जाए सरकार जो है वो फिलहाल स्थिर है, कोई भी सरकार पर संकट के बादल नहीं मंडरा रहे हैं और बीजेपी के जो नेता हैं बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं मंत्री जो है वो बोल रहे हैं कि परहेज करें इस तरह की स्थिति बनाने से, क्योंकि हर जगह पर यही करती आई है बीजेपी, लेकिन हिमाचल में सफलता की तरफ से की जा रही है। मोहित, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच आपको सुनवा देते हैं कि GS बाली ने क्या कुछ कहा है बैठक के बाद। पहला मुद्दा जो था वो असेंबली के बुलाने का था। दूसरी बात यह है कि कुछ साथियों ने बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रोज रिजाइन मांग रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको कैसे डील किया जाए। तो उन्होंने सबने ये एक किया कि एक मत कैबिनेट को ये देना चाहिए कि कैबिनेट जो है किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को जो डिस्टेबलाइज करने के कुछ बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उनके ये एक प्रस्ताव पास किया जाए कि माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के साथ कांग्रेस पार्टी भी है और कैबिनेट भी पूरी तरह से खड़ी है और हम लोगों ने वो प्रस्ताव पारित बिल्कुल, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस एकजुट है और मुख्यमंत्री के साथ खड़ी हुई है। मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, GS बाली का हमने बयान सुना, उनकी तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि बैठक तो बुलाई गई लेकिन इसमें सबसे पहले जो बातचीत हुई है वो मानसून सत्र को लेकर हुई है और उसके बाद जो बातचीत हुई है ये बताने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री के साथ खड़ी हुई है। यानी कहीं ना कहीं अगर पूरा हम घटनाक्रम देखें तो मुख्यमंत्री के साथ खड़ी कैबिनेट है और जिस तरह से विरोधी जो है सवाल उठा रहे हैं कि जो विधानसभा चुनाव है वक्त से पहले हो जाएंगे, तो पूरा जो डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। देखिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला कदम जो है वो यही उठाया सरकार ने कि कैबिनेट जो है वो बुलाई गई है और एक प्रस्ताव बना दिया गया है सिंगल लाइन, जिसमें यह कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ हैं। दूसरा इसमें यह कहा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से कि जो CM से इस्तीफे की बीजेपी मांग कर रही है वो नहीं होगा। तीसरा जो है इसमें यही कहा गया है कि बीजेपी जो लगातार जो जिस तरह से आरोप लगाएगी उन्हें किस तरह से जवाब देना है, इस पर भी जो है एक मत बनी है इस कैबिनेट में। इसके बाद मोनिका, जो दूसरा चरण रहेगा इस घटनाक्रम का वो यही होगा कि जो विधायक है कांग्रेस पार्टी की या तो समर्थित जिन्होंने समर्थन दिया कांग्रेस पार्टी के जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनका जो है उनकी बैठक होगी और उसमें भी जो है वो एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी को एक बहुत बड़ा मौका और मिल गया है सरकार को घेरने का और सीधे इस बार जो है निशाने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुद आ चुके हैं, तो ऐसे में विपक्ष जो है इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। दूसरा जो इसमें कैबिनेट में ये कहा गया था कि जो मानसून सेशन है वो हालांकि उसकी डेट अभी डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 15 के बाद जो है कभी भी मानसून सेशन हो सकता है और ये 6 बैठकें इस मानसून सेशन में होगी। ये
जरूर डिसाइड कर लिया गया कैबिनेट में। निश्चित रूप से हो हल्ले की स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में बन चुकी है। राजनीति में उथल पुथल देखने को अब मिल सकती है आने वाले दिनों में, और ऐसे में बीजेपी जो है ज्यादा आक्रामक है, कांग्रेस जो है सरकार डिफेंसिव है क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। और ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर होगा कांग्रेस का जवाब देना हर वार पर जो बीजेपी करेगी, आरोप जो लगाएगी उस पर पलटवार करना देखना होगा किस तरह से हो, क्योंकि रोज रटा रटाया जवाब जो है वो जरूर रहता है। लेकिन कुछ अलग से या फिर बचाव में अगर कुछ ज्यादा डिफेंसिव होकर के स्ट्रांगली अगर डिफेंसिव नहीं कर पाती तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहां पर बैकफुट पे आ सकती है। और क्योंकि इस समय जो है लगातार हर बीजेपी के नेता के निशाने पर सिर्फ मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जो है शुरू से कहते हैं कि सरकार अस्थिर है, गिर जाएगी। इस बार भी वही बयानबाजी फिर से शुरू हो चुकी है। उनका किस तरह से जवाब देना है कांग्रेसी नेताओं द्वारा, और जवाब देना है या नहीं देना है, इस पर भी जो है एक मत आज रणनीति जो है वो उसका आगाज किया है कांग्रेस ने। लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में हिमाचल की राजनीति किस दिशा जाती है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि मामला भी कोर्ट में और हाई कोर्ट में है, और 10 अगस्त उसकी अगली तिथि जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्धारित की है। तो ऐसे में उस बीच किस तरह की रणनीति कांग्रेस की रहती है, बीजेपी किस तरह से वार करती है, आरोप लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कंट्रोल करने की स्थिति में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है मोहित कि क्या किसी तरह का डर था, क्योंकि जिस तरह से आपात ये बैठक बुलाई गई, क्या किसी तरह का डर था, इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरह की मीटिंग बुलाई गई और स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की गई मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, क्योंकि मामला जो है वो गंभीर है मोनिका, और निश्चित रूप से जब सूबे के मुखिया पर ही उंगली उठनी शुरू हो जाए तो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं फिर उसमें भी इस तरह की स्थिति जो है, डर जैसी स्थिति जो है हो जाती है। क्योंकि हर जगह पर नेता कैबिनेट कोई मंत्री जाता है या फिर कोई कांग्रेस का जाता है तो उससे सवाल जो है वो एक ही पूछा जाएगा कि सीएम पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस का क्या स्टैंड है। बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर घेर रही है, और बीजेपी जिस तरह से मैं बता रहा था मोनिका की आक्रामक है। अब सरकार को जवाब किस तरह से देना है, इस पर जो है ये एक बहुत ही जरूरी बैठक थी और जो बुलाई गई है। और क्योंकि अगर खामोशी यूं ही बरकरार रहती तो एक गलत संदेश जो है वो जा सकता था पॉलिटिकल पार्टीज और जनता में खासतौर पर, तो उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। और इस बाबत रणनीति जो है उसकी शुरुआत जिस तरह से मैंने कहा कि की गई है। अब ये विपक्ष जो है वो जो उसके आक्रामक तेवर हैं उनसे किस तरह से बचा जाए और किस तरह से पलटवार किया जाए, इस बैठक में वो जो है वो उस पर चर्चा हुई है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से राजनीति जो है क्या मोड़ लेती है आने वाले दिनों में। जी मोहित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष को किस तरह से जवाब देना है, इस पर मंथन किया गया, रणनीति तैयार की गई, तभी ये बैठक बुलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं और अब खबर कश्मीर से लेते हैं। कश्मीर में लगातार तीसरे दिन भी तनाव बरकरार है। दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में कर्फ्यू जारी है। 11 और 12 जुलाई को अलगाववादियों की तरफ से बुलाए गए बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच हालात पर विचार करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में तनाव फैल गया था। विरोध प्रदर्शन और हिंसा में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा बलों के 116 जवानों के साथ 300 लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। तीसरे दिन भी लगातार जो है अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई है, लेकिन पहलगाम और बालटाल से रवाना हुए यात्रियों के जत्थे ने बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लिए हैं। रविवार को 8,611 श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तनाव बरकरार है। तीसरे दिन भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। हालांकि अमरनाथ यात्रा को तीसरे दिन भी स्थगित कर दिया गया है, लेकिन बालटाल और पहलगाम से जो यात्री गए हुए हैं उन्होंने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। तो बुरहान वानी के एनकाउंटर के खिलाफ कश्मीर में जारी हिंसा की वजह से अमरनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। लगातार तीसरे दिन अमरनाथ यात्रा स्थगित हुई है। सैकड़ों यात्री जम्मू से लेकर श्रीनगर तक फंसे हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन ने अमरनाथ यात्रियों से खास बातचीत की है। कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्वक बने हुए हैं, जहां एक तरफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं और जो आंकड़ा है मरने वालों का वो करीबन 21 पहुंच चुका है। करीबन 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं लोग। इसी बीच जो अमरनाथ यात्रा चल रही है उनके जो यात्रा पे यात्री आए थे उन पर भी ये असर पड़ा है। यहाँ पर ये सब यात्री हैं जिन्हें बालतल से कल प्रशासन ने निकाला और यहाँ बहुत कहा गया उनसे कि श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे पहुँचे और यहाँ से उनके लिए बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं दिख रहा है कि इन यात्रियों को यहाँ से अपने
घरों को भेजा जा सके। प्रशासन ने 2 दिन तो वहाँ बालटाल पे बस स्टैंड में बैठे रहे कि आज छोड़ेंगे, शायद आज छोड़ सकते हैं। 2 दिन के बाद कल रात में 11 बजे छोड़ा है कि श्रीनगर तक आप यहाँ से जाइए, श्रीनगर में आपको कन्वेंस TRC भी मिलेगा। कह रहे थे कि फ्लाइट्स लगाएंगे, एडिशनल फ्लाइट्स, कुछ ऐसा? सर कुछ भी नहीं सर ऐसा। हम पूछ भी रहे हैं, मतलब ट्रेन जाने के लिए, ट्रेन बोले ट्रेन नहीं आ जाएगी, कोई ट्रेन नहीं जाने वाली है, शाम को ही बस यहाँ से खुलेगी। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है सरकार जो बोलती है वो करती है? नहीं, कुछ नहीं किए सरकार, कुछ नहीं किया। हम लोगों को रात में छोड़ा गया है, उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। सुबह से हम लोग एकदम परेशान हुए। लोग परेशान हैं। कश्मीर की स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ गई है और जो हालात हैं वो दिन ब दिन तनावपूर्वक होते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंजाब अलर्ट की बात कर लेते हैं। खुफिया एजेंसी ISI के आतंकी हमले की आशंका के चलते पंजाब पूरी तरह से अलर्ट पर है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को ग्रेस मार्क्स के मसले पर पास कर दिया। पंजाब में ISI द्वारा बड़े स्तर पर आतंकी हमले की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर सरकार अलर्ट है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हमले की आशंका के मद्देनजर केंद्र के साथ ही पंजाब सरकार भी पूरी तरह सजग और तैयार है। ਅਸੀਂ पूरे चौकस हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट चौकस है, सारा गल कर रहे हैं। सानू साडा जिहदी ड्यूटी है वो पूरी असीं निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मुक्तसर में अपने 2 दिवसीय संगत दर्शन के क्रम में मलोट पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क मामले पर भी अपनी सफाई दी और शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब को अव्वल बताया। नहीं, ग्रेस मार्क तो पास पूस कोई नहीं था, वो दस सकते हैं, पर जिन्ना एजुकेशन आपां सारे हिंदुस्तान च जो असी आया 13वें नंबर से हुण 4थे नंबर। मैं पता नहीं, मैं जड़ी चीज पता नहीं ना, क्योंकि लिख लो इंक्वायरी करा, अब चीमा साहब करा देंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संगत दर्शन के दौरान जहां प्रदेश के अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी, वहीं मलोट में लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही उनका समाधान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बादल ने यहां विकास कार्यों के लिए लाखों रुपए की ग्रांट भी बांटी। जसविंदर बब्बर, जी मीडिया, मुक्तसर। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की है, लेकिन किरण चौधरी का यह बयान उनकी पार्टी को रास नहीं आया। किरण चौधरी अपनों के निशाने पर आ गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने किरण चौधरी को इस साफ गोई के लिए शुक्रिया कहा है। हरियाणा सरकार बेहतरीन काम कर रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ईमानदार व्यक्ति हैं। कोई अपना ये बातें कहे तो शायद अचरज नहीं हो, लेकिन ये बयान आया है विपक्षी खेमे से, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता किरण चौधरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक ईमानदार व्यक्ति बताया है, जिसके बाद वो अपनों के ही निशाने पर आ गई हैं। I can only look at him as on a personal level and I think he's a honest man. अब ये तो मुझे नहीं मालूम, सीएम साहब को भी उनको ही ज्यादा मालूम होगा। हम तो बाहर से देख सकते हैं, बाहर से ही हम लोग तो देख सकते हैं। देखो अंदर का क्या है क्या नहीं है, पर जो बातें फिल्टर होकर आती हैं वो यही हैं कि क्या कहते हैं, थिंग्स आर नॉट ऑल वेल, अदरवाइज क्या कहते हैं, ही वुड हैव बीन इन द सैडल एंड डन हिज वर्क। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी साफगोई से इस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस में शुरू हुए घमासान पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर उनके नाम पर कांग्रेस में घमासान हो रहा है तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोई किसी प्रकार का घमासान करे, कम से कम मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक कम से कम हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, वो अपने आप कुछ भी घमासान करते रहे, उसके बारे में मेरे पास तो कोई उसका हल नहीं है, क्या करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए अपनी पार्टी में तो जाने ही जाते हैं, लेकिन अब विपक्ष ने भी अगर ऐसा मान लिया है तो फिर कहा जा सकता है कि इस सरकार में कुछ तो बात जरूर है। कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया, करनाल। हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने नियमों की अवहेलना करने पर नगर निगम गुरुग्राम के 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उन्होंने काम में पारदर्शिता बरकरार नहीं रखने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भविष्य में कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। हरियाणा सरकार विकास कार्यों में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।
प्रदेश की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने नियमों की अनदेखी करने के आरोप में गुरुग्राम नगर निगम के 6 एक्सईएन समेत 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। गुरुग्राम के 6 एक्शन समेत 8 अधिकारियों को हमने सस्पेंड किया है। कुछ ऐसे काम जो कि रूटीन प्रक्रिया के थे और लगभग 23 करोड़ रुपए के हमारे काम थे, जिनको कि इन्होंने ई टेंडरिंग की बजाय कोटेशन के आधार पर कर दिया और 6 अप्रैल को हमने इसकी जांच के आदेश दिए गए थे और जांच के अंदर इन अधिकारियों को कुछ दोषी पाया गया। कविता जैन ने सख्ती बरतते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को ताकीद की है कि अगर काम में पारदर्शिता बरकरार नहीं रही तो और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि भविष्य के अंदर भी अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, शहरी निकाय विभाग के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई गलती करता है, भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री कविता जैन को नगर निगम गुरुग्राम में वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विकास कार्यों को कराने में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने और पारदर्शिता को दरकिनार करने की सूचना मिली थी। इसी के बाद ये कार्रवाई हुई है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। फरीदाबाद में प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाबालिग लड़की की शादी को रुकवा दिया। जब प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंची और गैर कानूनी काम को होने से रोक दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक खास रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के गांव छायसा में 12 साल की एक लड़की की शादी होने जा रही थी, लेकिन जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते इसे रुकवा दिया गया। दरअसल गांव के किसी अज्ञात शख्स ने पुलिस को बताया कि छायसा गांव में नाबालिग की शादी हो रही है। बारात ग्रेटर नोएडा से आने वाली है। सूचना मिलते ही जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक पुलिस बल के साथ विवाह स्थल पहुंचे और गैर कानूनी काम को होने से रोका। उसके माँ बाप से पता किया तो वो अनपढ़ और मजदूर तबके से थे। उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में नहीं पता था कि भी कानूनन अपराध है 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी करना, तो वो मान गए और शादी रुकवाई। जहां एक तरफ प्रशासन के अधिकारियों ने शादी रुकवाई तो वहीं दूसरी तरफ दूल्हे के परिजनों को फोन कर बारात नहीं लाने की चेतावनी दी गई। इसके बाद हेमा कौशिक ने लड़की के परिजनों को समझाया और बताया कि लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में करना कानूनन जुर्म है। इतना ही नहीं, हेमा कौशिक ने लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए पंच सरपंचों की बैठक भी बुलाई। ऐसा है, छायसा थाना के अंतर्गत जितने गांव आते हैं उसके बाद हमने सभी सरपंचों की मीटिंग बुलाई और मैडम ने सरपंचेस को एजुकेट किया इस बारे में। अगर आप मुनादी भी कराएं गांव में, अगर जो लड़की है 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं होनी चाहिए, लड़का है उसकी 21 साल की उम्र होनी चाहिए। कभी आगामी ऐसी लड़की मतलब नाबालिग लड़की शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? लड़की का विकास हो जाता और बच्ची मतलब ऐसी नहीं पनपती। आपको बता दें कि इससे पहले फरीदाबाद के ही बल्लभगढ़ में एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई गई थी। लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में करना कानूनन अपराध है। ऐसे में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा ताकि बेटियां पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और उनका समुचित विकास हो सके। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद।